हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय चैनल नेम इज प्रवीण बागड़े पीके और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अब आप बोलोगे कि सर सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको सीपीसीटी पास करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे सीपीसीटी क्रैक करोगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अगली पीढ़ी के कंप्यूटर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू वाले घंटी बटन को जरूर दबाना, उसके साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो आगे पढ़ेंगे अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत समय के आधार पर कंप्यूटरों को 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया गया है, जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में डाल दिया है। आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्टली वी फोकस अबाउट जनरेशन। पहले हम फोकस करेंगे कि जनरेशन होती क्या है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, माता पिता होते हैं हमारे, वो हमारे पूर्वज होते हैं। उनके माता पिता हमारे और भी ऊंचे वाले पूर्वज होते हैं और हमारे बच्चे हमारे नेक्स्ट पूर्वज होते हैं, यानी नेक्स्ट अग्रज होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर के इतिहास को समय के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की शुरुआत 1942 से 1955 तक थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1964 तक थी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975 तक थी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी 1976 से 1990 तक थी, 90 तक थी, और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी 1990 से अब तक थी। अब हम बात करेंगे उसके बाद वाली पीढ़ी, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे दोस्तों, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित थे। लेकिन जो 6वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आएंगे उनके ऊपर अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो मेरे वीडियो को बीच में छोड़ के पानी पीने, टॉयलेट इधर उधर मत जाना दोस्तों। बात करेंगे पहले नैनो कंप्यूटर की। तो नैनो कंप्यूटर क्या होते हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, नैनो कार तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन नैनो कंप्यूटर नहीं देखा होगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे कंप्यूटर जिनमें नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स वी कैन से दैट इन सिंपली वर्ड्स, इनमें नैनो ट्यूब होती है, यानी कि ऐसी नली होती है, ट्यूब होती है जो नैनो टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक नैनो का मान कितना होता है। नैनो ट्यूब की जो व्यास होता है, व्यास, ठीक है दोस्तों, नैनो ट्यूब का जो व्यास होता है कितना होता है बता रहा हूं। तो दोस्तों इस नैनो कंप्यूटर में जो ट्यूब लगी होती है उसे हम नैनो ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसका व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर होता है। तो नैनोमीटर का कॉन्सेप्ट मैं आज आपको ऐसा बताऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। 1 नैनो बराबर होता है 1/10। क्या होता है? 1 नैनो बराबर होता है 1/10 पे 9 की घात। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा? तो भैया 1 नैनोमीटर बराबर होगा, 1 नैनोमीटर बराबर 1/10 के ऊपर 9 की घात मीटर। ओके दोस्तों, ये होगा इतना मीटर। तो 1 नैनो ट्यूब का जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर होता है। इसको हम बोल सकते हैं 1 × 10 के ऊपर -9 मीटर। इतने यानी कि अगर हम इसे एक्सटेंड करें दोस्तों, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1 × 1/1 अरब, यानी कि 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा, 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा इतना व्यास होता है इस नैनो ट्यूब का। इतनी बारीक होती है ये नैनो ट्यूब। इस टेक्नोलॉजी पर आधारित जो कंप्यूटर होते हैं वो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। इन नैनो कंप्यूटरों को हाथों में पहना जा सकता है, कान में लगाया जा सकता है, नाक में नथुनी की जैसे पहना जा सकता है, जेब में पेन की तरह रखा जा सकता है। ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही एडवांस होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर आपने जेम्स बॉन्ड की मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा वो बहुत सारे नैनो कंप्यूटर्स का यूज करता है। तो ये थे दोस्तों आपके नैनो कंप्यूटर।
तो आप समझ गए होंगे कि नैनो कंप्यूटर जो होते हैं आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। इनमें जो नैनो ट्यूब लगी होती है उनका व्यास जो है 1 नैनोमीटर होता है, यानी कि 10 के ऊपर -9 मीटर व्यास की जो है इसमें ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ये काफी तीव्र गति से कार्य करते हैं, बहुत ही एडवांस होते हैं और आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। तो आने वाली जनरेशनों में ऐसे कंप्यूटरों का विकास जो है हो रहा है। हमारे भविष्य में जो बच्चे होंगे या हमारे जो चाइल्ड होंगे वो इन कंप्यूटरों का यूज करेंगे दोस्तों, करेंगे ही करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर की। क्वांटम कंप्यूटर दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो कंप्यूटर जो होता है उसमें जो विद्युत प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉनों के बारे में पता ही होगा आपको, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था 1886 में। मैंने केमिस्ट्री पढ़ा दिया है, आप देख लेना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से भी तीव्र गति से दौड़ने वाला एक और कण होता है जिसे हम क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम या फोटान कहते हैं, जो कि प्रकाश का एक अंग होता है। जब प्रकाश किरण एक सूर्य से पृथ्वी तक आती है तो क्वांटम के रूप में आती है, उसे हम फोटान के नाम से जानते हैं। वो जो है उसकी गति जो है इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा यानी कि लाइट के वेग से जो कंप्यूटर कार्य करेंगे वो बहुत ही तीव्रता से कार्य करेंगे और उस पर जो आधारित कंप्यूटर होंगे उसे हम क्वांटम कंप्यूटर के नाम से जानेंगे। यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो क्वांटम कण की सहायता से कार्य करेगा, क्वांटम कण की गति से काम करेगा, प्रकाश के वेग से काम करेगा, उसे हम क्वांटम कंप्यूटर के नाम से जानेंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान समय में कंप्यूटरों में मेमोरी को मापने की क्षमता जो है उसे हम काय में मापते हैं भैया? मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई बिट है। 8 बिट बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 बाइट होता है, आपको पता ही होगा। और 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। ओके दोस्तों, तो ये जो है मेमोरी को मापने की इकाई है अभी के डिजिटल कंप्यूटरों की, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों की और यूनिवर्सल डिजिटल कंप्यूटरों की। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को मापने की इकाई जो होगी दोस्तों वो होगी क्यूबिट होगी। क्या होगी? उसमें मेमोरी को स्टोर करने की इकाई क्यूबिट होगी और इसका पूरा नाम जो है वो क्वांटम बिट होगा। क्या होगा? क्वांटम बिट। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को मापने की इकाई क्यूबिट होगी और इसका पूरा नाम क्वांटम बिट होगा। लेकिन वर्तमान समय में कंप्यूटर में मेमोरी को मापने की इकाई बिट है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे डीएनए कंप्यूटर की। दोस्तों डीएनए के बारे में आप जानते ही होंगे, हमारे जो पेरेंट होते हैं उनके गुण जो है बच्चों में काय से आते हैं भैया? डीएनए से आते हैं। डीएनए कहां होता है? कोशिका के केंद्रक में होता है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसमें 2-3 प्रकार के क्षार होते हैं, एसिड होते हैं, जिनके बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो डीएनए की संरचना वाला लेक्चर भी मैंने बायोलॉजी का डाल दिया है मेरे अनदर चैनल पर, आप देख लेना सर्च मार के, डीएनए की संरचना प्रवीण बागड़े। तो दोस्तों डीएनए कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बता रहा था। डीएनए कंप्यूटर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? देखते रहो मेरे वीडियो। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे डीएनए कंप्यूटर की। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। यह एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो माता पिता के गुणों को उनके बच्चों में लाता है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग होते हैं जो गंजे होते हैं, जनरली उनके पिताजी भी गंजे होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें भूरी होती है, उनके पिताजी की भी आंखें भूरी होती है। ये सब क्यों होता है दोस्तों? डीएनए के कारण होता है। तो डीएनए कंप्यूटर जो बनेंगे, जो 6th जनरेशन के कंप्यूटर होंगे, उनमें डेटा को स्टोर करने के लिए जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाएगा। इसी कारण इन कंप्यूटरों का एक और नाम है दोस्तों, जिन्हें हम बायो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सीपीसीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि बायो कंप्यूटर जिनका निर्माण चल रहा है वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाएंगे? वो 6वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाएंगे। नैनो कंप्यूटर 6वीं पीढ़ी का कंप्यूटर, बायो कंप्यूटर 6वीं पीढ़ी का कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर 6वीं पीढ़ी का कंप्यूटर और केमिकल कंप्यूटर 6वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। तो ये पूरे 6वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बायो कंप्यूटर जो है जिनका निर्माण किया जा रहा है इन कंप्यूटरों में, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारे डीएनए कंप्यूटर है इसका दूसरा नाम बायो कंप्यूटर है।
क्योंकि इन कंप्यूटरों में डेटा को स्टोर करने के लिए बायो का मतलब होता है जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाएगा, जैसे डीएनए, प्रोटीन और जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं, डीएनए, प्रोटीन, इनका उपयोग जो है डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाएगा। अब लास्ट में हम बात करेंगे केमिकल कंप्यूटर की। केमिकल शब्द जो है दोस्तों, ये केमिस्ट्री से मिलता जुलता है। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन और केमिकल का मतलब भी होता है रसायन। तो ऐसा कंप्यूटर जिनमें डेटा को स्टोर करने के लिए रासायनिक पदार्थों की संरचना और सांद्रता का अध्ययन किया जाएगा। मतलब कि ऐसे कंप्यूटर जिनमें डेटा को स्टोर करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाएगा और रासायनिक पदार्थों की सांद्रता और गुणों का अध्ययन करके उसमें डेटा को स्टोर किया जाएगा। ऐसे कंप्यूटर जो है 6th जनरेशन में प्रयोग किए जाने वाले हैं, जो डेवलप किए जा रहे हैं वर्तमान समय में अमेरिका और जापान जैसे देशों में, तो उन्हें हम केमिकल कंप्यूटर के नाम से जानेंगे। और ये केमिकल कंप्यूटर जो होंगे काफी एडवांस होंगे। तो इस तरह से दोस्तों मेरे आने वाले 6वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के बारे में मैं आपको समरी जानकारी बता दूं कि इसका जो सारांश है यह है कि 6वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंगे वो काफी एडवांस होंगे, काफी शक्तिशाली होंगे, काफी आकार में बहुत छोटे होंगे, उन्हें हाथ पे पहना जा सकेगा और चश्मे की तरह लगाया जा सकेगा। और वो कंप्यूटर जो है दोस्तों 6वीं पीढ़ी में प्रयोग किए जाएंगे। उन्हें हम नैनो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर और केमिकल कंप्यूटर इन नामों से जानेंगे। जैसे वर्तमान समय में मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर चलते हैं, वैसे आने वाली पीढ़ी में नैनो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर, केमिकल कंप्यूटर चलेंगे। तो दोस्तों जैसे आपने मूवी देखी होगी आयरन मैन 3, एवेंजर 3, इन मूवियों में जो कंप्यूटर दिखाई देते हैं वो सारे आने वाली पीढ़ियों के कंप्यूटर है दोस्तों, जो हम कल्पना करके मूवियों में दिखाते हैं हॉलीवुड की। तो दोस्तों हॉलीवुड की मूवी देखो, आपको पता चलेगा कि कैसे होंगे 6वीं पीढ़ियों के कंप्यूटर। और मैं तो वैसे भी आयरन मैन का फैन हूं, टोनी स्टार्क का। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपके लिए नए और ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आता रहूंगा। अगर आपको सीपीसीटी क्वालिफाई करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आने वाला हूं, अगला लेक्चर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज मेरे दोस्त।